हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आप शेयर की सेल करते हैं तो आपको असेसमेंट ईयर 2021 में इनकम टैक्स किस प्रकार पे करना है। taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। फ्रेंड्स, शेयर पर इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो आपने शेयर ट्रांसफ़र किए हैं क्या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट थे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट थे। यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट थे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा जिसका कि टैक्स ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस केस में टैक्स रेट अलग है जिसे कि हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, शेयर्स ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है। तो आपको ये चेक करना है कि आपने शेयर कितने टाइम तक अपने पास रखे हैं, यानी कि इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर कंपनी में यदि लिस्टेड है इंडिया में वो 12 मंथ्स तक आप अपने पास रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म है, यदि इससे ज़्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। इसी प्रकार कोई भी सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लिस्टेड हो इंडिया में, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड वेदर कोटेड और नॉट, जीरो कूपन बॉन्ड वेदर कोटेड और नॉट, यूनिट ऑफ यूटीआई वेदर कोटेड और नॉट, तो ये आपको 12 महीने तक यदि आप अपने पास रखते हैं तो शॉर्ट टर्म है, यदि 12 महीने से ज़्यादा रखते हैं तो लॉन्ग टर्म है। और इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर जो कि अनलिस्टेड कंपनी में होते हैं तो उनके लिए होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है। यदि 24 मंथ्स तक आप अपने पास रखते हैं तो वो शॉर्ट टर्म है, यदि इससे ज़्यादा रखते हैं तो वो लॉन्ग टर्म है। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम लोग स्टडी करेंगे कि यदि शेयर्स आपने 12 महीने तक ही होल्ड किए हैं और वो लिस्टेड है तो उस केस में आपको इनकम टैक्स किस प्रकार पे करना है, यानी कि यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इन शेयर पे या फिर लॉस है। यानी कि सबसे पहले तो आप ये देख लेंगे कि आपने 12 मंथ्स तक उन्हें होल्ड किया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका आएगा। इस केस में आपको ये देखना है कि आपके जो कैपिटल एसेट है यानी कि शेयर है क्या वो सेक्शन 111A के अंतर्गत कवर्ड है या फिर अदर देन सेक्शन 111A है। तो फ्रेंड्स, यदि आपने जो शेयर सेल किए हैं वो सेक्शन 111A के अंतर्गत कवर्ड होते हैं तो उस केस में आपको इनकम टैक्स 15% के हिसाब से पे करना है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। और यदि अदर एसेट है तो उस केस में टैक्स रेट एज पर स्लैब रेट आपको पे करना है। तो फ्रेंड, चलिए डिस्कस करते हैं कि कौन से शेयर्स हैं जो कि सेक्शन 111A के अंतर्गत आते हैं इनकम टैक्स के। तो एग्जांपल जो कवर्ड है शेयर यहाँ पे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सोल्ड थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन sale of unit of a business trust, short term capital gain arising on sale of equity share, unit of equity oriented mutual fund or unit of a business trust through our recognized stock exchange located in any international financial service center and consideration is paid or payable in foreign currency even if ट्रांजैक्शन ऑफ सेल इज़ नॉट चार्जेबल टू सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है। यानी कि इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पे तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, बिजनेस ट्रस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, या फिर इक्विटी शेयर आपने सेल किए हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के थ्रू, भले ही आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं भी पे किया तो भी वो सेक्शन 111A के अंतर्गत आएंगे और आपको 15% टैक्स इनके ऊपर पे करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कौन से एसेट हैं जो कि सेक्शन 111A के अंतर्गत कवर नहीं होते हैं, यानी कि शेयर हैं, तो उनकी भी यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। मान लीजिए आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है इक्विटी शेयर के सेल करने से, लेकिन वो आपने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में सेल नहीं किए, यानी कि अनलिस्टेड इक्विटी शेयर। या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको होता है वो शेयर की सेल से होता है जो कि इक्विटी शेयर नहीं है। मान लीजिए अपने प्रेफरेंस शेयर सेल किए हैं तो 111A के अंतर्गत कवर नहीं है। या फिर आपको जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है वो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से हुआ है, जैसे कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। या फिर आपको जो कैपिटल गेन हुआ है शॉर्ट टर्म वो डिवेंचर्स पर, बॉन्ड पर या गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर हुआ है तो वो भी 111A के अंतर्गत कवर नहीं है। इसके अलावा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अदर एसेट्स पे, जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी की आपने सेल की है, गोल्ड सिल्वर एक्स्ट्रा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो भी 111A के अंतर्गत नहीं आता है। इस प्रकार जो एसेट 111A के अंतर्गत नहीं आते हैं उसके ऊपर आपको 15% टैक्स नहीं पे करना, जो आपकी नॉर्मल टैक्स स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना है।
तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मिस्टर राम, रेजिडेंट एंड एज 40 ईयर, इज अ सैलरीड एम्प्लॉय वर्किंग इन SM लिमिटेड एट एन एनुअल सैलरी रुपीज 8,40,000। In December 2018, he purchased 10,000 equity share of A Limited at rupees 100 per share and sold the same in April 2019 at rupees 125 per share. Brokerage is rupees 1 per share. The share was sold through Bombay Stock Exchange and security transaction was paid by Ram. What will be the tax liability of Mr. Ram? Friends, in this case, share are held for up to 12 months. So gain will be short-term capital gain, and they are sold at 125. They are 10,000 share and brokerage fee also paid, so we will reduce it. But on the salary income we will calculate income tax as per the normal slab rate. तो यहाँ पे सैलरी पर तो हम नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो इक्विटी शेयर सेल किए गए हैं उसके ऊपर हम सेपरेटली इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में हमारी एग्जांपल इस प्रकार होगी। आपको फुल वैल्यू निकालनी है कंसीडरेशन की 125 इंटू 10,000 शेयर, तो 12,50,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। एक्सपेंडिचर जो आपने इनकर किया है, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जो आपने पे की है वो यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, तो नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगा आपका। इसमें से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करनी है, तो आपकी परचेज प्राइस जो है 100 रुपीज़ है, 10,000 शेयर है, तो 10 लाख रुपीज़ आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नील है, तो लेस करने के बाद आपका 2,40,000 रुपीज़ आ जाता है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब इसके ऊपर आपको 15% टैक्स पे करना है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस कवर्ड अंडर सेक्शन 111 है, क्योंकि यहाँ पे ये जो शेयर है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल किए गए हैं, जिसपे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया गया है, इसलिए 15% टैक्स आपको यहाँ पे इनके ऊपर लगेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास सैलरी इनकम भी थी 8,40,000 की और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया 2,40,000, तो ग्रोस टोटल इनकम आपकी 10,80,000 हो जाती है। तो आपको इस सैलरी इनकम के ऊपर अलग से एज पर नॉर्मल स्लैब रेट जो है टैक्स कैलकुलेट करना है। और यदि आप नॉर्मल स्लैब रेट देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, यदि व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट है और एज 60 ईयर से लेस है, तो उस केस में 2,50,000 रुपीज़ तक तो नील टैक्स है। 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख रुपीज़ तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% है। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आपको पे करना है। तो इस केस में व्यक्ति की जो सैलरी इनकम है वो 8,40,000 है, तो फर्स्ट 2,50,000 पर नील है, फिर 2,50,000 से 5 लाख रुपीज़ तक 5% टैक्स 12,500, फिर जो बैलेंस इनकम बची 3,40,000 उसके ऊपर 20% टैक्स यानी कि 68,000। तो जो टोटल टैक्स हो गया है वो 80,500 रुपीज़ है। तो अब आपका टैक्स ऑन नॉर्मल रेट 80,500, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 15% इज 36,000। तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन गई है 1,16,500। अब फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पे करना है। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे टैक्स ले लिया है टोटल इनकम पे 1,16,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% आपको पे करना है 4,660 इस अमाउंट के ऊपर। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन जाती है 121,160। फ्रेंड्स, अब हम ये समझते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर की सेल से वो 3 लाख रुपए का है, क्या उसमें से वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को एडजस्ट कर सकता है? फ्रेंड्स, इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है। रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में भी 3 कैटेगरी हैं, क्या उसकी उम्र 60 साल से कम है या 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है या 80 साल से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, इस केस में आपको ध्यान रखना है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल के केस में 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है, जिसे कि हम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहते हैं, जहां तक के व्यक्ति को टैक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन यदि व्यक्ति की उम्र 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपया है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, लेकिन यदि 60 साल या उससे ज़्यादा और 80 साल से कम है तो 3 लाख रुपये तक वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ले सकता है, और यदि उसकी उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो 5 लाख रुपए तक वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्लेम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है रेजिडेंट, तो वो सेक्शन 111A के अंतर्गत जो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। लेकिन यदि व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो वो एडजस्ट नहीं कर सकता है 111A के अंतर्गत जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है।
फ्रेंड्स, हम इस कंसेप्ट को भी एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मिस्टर राम एज 59 ईयर एंड रेजिडेंट इज ए रिटायर्ड पर्सन अर्निंग एनुअल पेंशन ऑफ ₹70,000. He purchased share of SBI Limited in December 2018 and sold the same in April 2019. Sold in Bombay Stock Exchange and security transaction tax levied. Taxable short-term capital gain amounted to ₹260,000. Apart from pension income and gain on sale of share, he is not having any other income. What will be tax liability for the year 1920? Friends, in this case we will calculate tax liability, but the person is of age 59 years, and if age is below 60 years and the person is resident, then up to 2,50,000 there is no tax. So here is a pension income 70,000 and standard deduction of 50,000 is available to every person under the head income from salary. So net income is 20,000, and there is a short term capital gain on sale of equity share of SBI Limited which is covered under 111A. So 2,60,000. So total taxable income is 2,80,000, but basic exemption limit is 2,50,000. So you will adjust it, and only on the balance income of 30,000 you are liable to pay income tax. So balance income 30,000, and tax will be chargeable at 15% because this will be a short-term capital gain under section 111A. So in this case, tax liability will be 4,500 plus health and education cess 4%. Since here the total income of the person is below 5 lakh rupees, so the person will get the rebate under section 87A up to 12,500 or amount of tax whichever is less. So entire amount of rebate is available, so tax liability will be nil in this case. फ्रेंड्स, अगला कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आप सेक्शन 80C से 80U तक जो डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं इस कैपिटल गेन से। आंसर है नहीं। जो कैपिटल गेन सेक्शन 111A के अंतर्गत आता है उसमें से आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते सेक्शन 80C से 80U तक। लेकिन यदि कोई और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जो कि सेक्शन 111A के अंतर्गत नहीं आता है, उसमें से आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई ज्वेलरी सेल की है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसमें से आप 80C से 80U तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है PPF में, या फिर कोई डोनेशन दी है। फ्रेंड्स, इससे भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मिस्टर राम एज 57 ईयर एंड रेजिडेंट इज ए रिटायर्ड पर्सन. ही परचेज इक्विटी शेयर ऑफ SBI Limited in March 2019 and sold the same in April 2019. He sold in Bombay Stock Exchange and security transaction tax levied. Taxable short-term capital gain amounted to ₹3,20,000. Apart from capital gain on sale of share, he is not having any other income. He deposited ₹1,50,000 in public provident fund. He wants to claim deduction on ATC on account of ₹1,50,000 deposited in PPF. Can he do so? Friends, in this case, the gain that is covered under section 111A, the person cannot claim deduction under 80C to 80U. So here short-term capital gain is 3,20,000. Since the share are sold on recognized stock exchange and STT is paid, so the person cannot claim deduction under 80C to 80U. So the person cannot claim deduction under 80C of the PPF amount that is paid. So friends, in this case calculation is as follow. You will get short-term capital gain on sale of share under 111A 3,20,000. You cannot claim any deductions from this amount, so 3,20,000 is the total income. Now you will reduce basic exemption limit to 2,50,000, so the balance income 70,000 on which tax will be paid at the rate of 15%, that is 10,500. You will add health and education cess at the rate of 4% on this, so you will get the total tax. But since in this case total income is less than 5 lakh rupees, so the person can claim rebate under section 87A, so the entire amount of rebate will be available and net tax liability will be nil. तो फ्रेंड्स, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी? कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स, अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर, उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है। आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।